नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं शुक्ला विनाश श्री गुरु कृपा विद्या संकुल के अंदर 11th-12th हिंदी मीडियम में स्टैटिक्स अर्थात आंकड़ा शास्त्र का टीचर। आज का वीडियो हम विकलन के बारे में लाए हैं। पिछला वीडियो हमने विभाग ई के बारे में बात की थी। उसके अंदर हमने पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 3 और 4 के बारे में बात कर लिया था। आज बात करने जा रहे हैं हम चैप्टर नंबर 5 विकलन के बारे में बात करेंगे। विकलन के बारे में चलिए तो गौर करते हैं कि वो टॉपिक कौन कौन सी हैं जो टॉपिक क्वेश्चन नंबर 55 में पूछी जा सकती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, गौर करें। तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है महत्तम और न्यूनतम। महत्तम और न्यूनतम मूल्य ज्ञात करो। केवल इसी टॉपिक पे आपका 4 मार्क्स का सवाल आएगा और ये टॉपिक कुछ 4 प्रकार के होंगे। गौर कीजिएगा, पहली टॉपिक जो है फलन का महत्तम और न्यूनतम मूल्य ज्ञात करें। फलन, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि फलन को आप एक केवल बहुपद ही माने। बहुपद, मैं 10th के चैप्टर बहुपद को ही फलन कहता हूँ और आप बहुपति को ही फलन कहेंगे। क्लियर। और पहला टॉपिक आएगा फलन का महत्तम न्यूनतम मान ज्ञात करें। टॉपिक नंबर 2 आएगा जो आपको, वो रहेगा खर्च का न्यूनतम मान ज्ञात करें। जब टॉपिक खर्च की आएगी तब वहाँ आपको केवल न्यूनतम मान ज्ञात करना होता है, वहाँ आपको महत्तम मान नहीं ज्ञात करना होता, क्योंकि खर्च हमेशा हम कम से कम सोचते हैं। टॉपिक नंबर 3 आएगी, वो आएगी आमदनी, आय। आमदनी की बात आएगी और जब बात आमदनी की आएगी तो कॉमर्स वाले बच्चे हैं, हमेशा हम आमदनी अधिक से अधिक सोचते हैं, तो यहाँ पर आमदनी का महत्तम मूल्य ज्ञात करने को आएगा। और जो अंतिम टॉपिक है हमारी, वह है लाभ का महत्तम टॉपिक। कॉमर्स के बच्चे अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं और इसीलिए लाभ हमेशा महत्तम पे आएगा। मैं एक बार फिर से दोहराना चाहता हूँ बेटा कि आपका जो 4 मार्क्स का टॉपिक आएगा वो महत्तम और न्यूनतम पे ही होगा। इसके अलावा 4 मार्क्स में कोई टॉपिक नहीं है इस चैप्टर से जो पूछा जाएगा। और महत्तम न्यूनतम भी अलग अलग 4 टॉपिक से आएंगी। पहला, फलन का महत्तम न्यूनतम। फलन यहाँ एक बहुपदी है, यहाँ ऐसा कोई शीर्षक नहीं है, केवल एक बहुपद है, इसलिए इसका महत्तम एवं न्यूनतम दोनों आएगा। जब बात खर्च की होगी तब खर्च के अंदर आपको न्यूनतम मान पूछा जाएगा। जब आमदनी की बात होगी तब वहाँ पर आपको महत्तम पूछा जाएगा और जब लाभ की बात होगी तब भी वहाँ पर महत्तम आएगा। इन 4 मार्क्स के अंदर, 4 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर इन 4 टॉपिकों के अलावा और कोई टॉपिक नहीं आएगी। गौर करेंगे इनके संकेत के बारे में। आइए गौर करेंगे कुछ संकेत। तो यहाँ पर मैंने फलन का संकेत दिया है। फलन ये 2 प्रकार के संकेतों से जुड़ा हुआ है। फलन का जो बहुपद होगा वो कई बार y से भी संकेतिक होगा और कई बार fx से भी आएगा। फलन का जो संकेत होगा कई बार y से भी आएगा, कई बार fx से भी आएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फलन का संकेत y भी है तथा fx भी है। दूसरी बात करते हैं खर्च, और खर्च का यह संकेत है c। जब भी खर्च की टॉपिक होगी तो उसका जो भी बहुपद दिया गया होगा उसका आप सिंबल्स लगाएंगे सी। अगली टॉपिक आमदनी, जो हमारी आय है। जब टॉपिक आमदनी का होगा, जब भी बहुपद आपको आमदनी का दिया गया होगा तब उसका संकेत आप आर लगाएंगे। अगली टॉपिक हमारा लाभ। जब टॉपिक लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, तब इसका जो सिंबल्स होगा, जो संकेत होगा, वो आप पी लगाएंगे। मांग की बात करें तो मांग का इस चैप्टर में संकेत x है। जब भी मांग का बहुपद दिया गया होगा तो उसका जो संकेत होगा वो आपका x होगा। अगली टॉपिक है हमारी मांग। मांग में आने वाला जो बहुपद होगा, जो अचल पद होंगे वो p होंगे, और अगर मांग के बहुपद अर्थात मांग के फलन में अगर कोई अचल पद p आ रहा है तो उस p को हम मूल्य का दाम दर्शाएंगे, वो हमारे लिए p अर्थात मूल्य होगा। ओके, तो ये थे इस 4 टॉपिक के अंदर आने वाले कुछ संकेत। अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ सूत्रों के जो इसके अंदर हमको मिलेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं इन 4 टॉपिक के अंदर आने वाले कुछ फॉर्मूले की। पहला फॉर्मूला है आमदनी का फलन। मैंने कहा था आपको कि आमदनी के फलन को हम आर के द्वारा संबोधित करते हैं, उनका जो संकेत है वो आर है। कई बार सवाल आमदनी के फलन का होता है, परंतु आमदनी का फलन सवाल में दिया गया नहीं होता, वो हमें फाइंड करने पड़ते हैं, हमें ज्ञात करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आप गौर करेंगे तो आर का सूत्र है P इंटू एक्स। आर का जो सूत्र है वो P इंटू एक्स है, जहाँ पर P यह मूल्य का फलन है। मतलब आर का जो सूत्र है P इंटू एक्स है। एक्स यहाँ पर अचलांक है, वो कोई फलन नहीं है, वो एक अचल पद है। और जो ये P है, P अर्थात मूल्य का फलन।
अर्थात क्वेश्चन के अंदर आपको मूल्य का फलन दिया गया होगा और कहा जाएगा कि सवाल आमदनी के फलन का है, और क्वेश्चन अगर आमदनी के फलन का है तो आपके पास आमदनी का फलन होना आवश्यक है। इसलिए हम सबसे पहले आर पी इंटू एक्स के द्वारा ज्ञात करेंगे। दूसरा जो हमारा फॉर्मूला है P इक्वल R माइनस सी, अर्थात यहाँ पर जो P है यह हमारा लाभ है, प्रॉफिट है, और जब हमें प्रॉफिट चाहिए होता है तो हमने आय में से खर्च को माइनस करते हैं। आय मीन्स आमदनी, आमदनी मीन्स आर माइनस सी, सी अर्थात कोस्ट अर्थात खर्च, मतलब अपनी आय में से हम अपने खर्च को माइनस कर दे तो हमारा लाभ होता है, अर्थात ये हमारा लाभ का फलन P। कई बार जब टॉपिक लाभ के फलन की होगी तो हमको लाभ चाहिए होता है, अर्थात P का फलन चाहिए होता है, और अगर क्वेश्चन में P का फलन ना हो तो हमें इस फॉर्मूले के द्वारा हमें P फाइंड आउट करनी पड़ते हैं। हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट आता है महत्तम एवं न्यूनतम मूल्य ज्ञात करने के स्टेप। सर टॉपिक मालूम चल गया कि महत्तम न्यूनतम हम 4 टॉपिक के ज्ञात करेंगे, किसके किसके, फलन के, खर्च के, आमदनी के और लाभ के। सर कुछ संकेत मालूम चल गए, सर फॉर्मूले मालूम चल गए। अब बात करते हैं स्टेप कि स्टेप बाय स्टेप हमें पहले करना क्या होगा। ओके, तो आज मैं चारों टॉपिक के ऊपर केवल फलन की बातें करूंगा। मेरा विश्वास है कि अगर आपने केवल फलन के टॉपिक को समझ लिया तो आने वाले बाकी के 3 टॉपिक खर्च, आमदनी और लाभ ये आप खुद कर सकते हैं, आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और करते हैं, फलन की स्टेपों की बात करते हैं। तो स्टेप, अगर मुझे फलन का महत्तम और न्यूनतम मूल्य ज्ञात करना है तो स्टेप नंबर 1 है कि मेरे पास फलन अर्थात y या fx का बहुपद होना चाहिए। जब बात फलन की करेगा तो वहां पर हमारे पास संकेत क्या होगा, या तो y या तो fx, मतलब क्वेश्चन की जो शुरुआत होगी या तो y के बहुपद से होगी या तो fx के बहुपद से होगी। तो पहला काम हमारा यह है कि क्या y का फलन दिया हुआ है, क्या fx का फलन दिया हुआ है। अगर दिया हुआ है तो स्टेप नंबर 1 हमारा क्लियर। आइए बात करते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 कहता है कि दिए गए फलन का अर्थात दिए गए बहुपद का हमें प्रथम विकलन ज्ञात करना है। प्रथम विकलन, विकलन का संकेत यहाँ पर डी है, विकलन का संकेत यहाँ पर डी है। गौर कीजिए कि अगर सवाल का संकेत y है, सवाल का संकेत हमारा क्या है, y है, और अगर सवाल का संकेत y है और विकलन ज्ञात करना है तो यहाँ पर इसका इक्वल आएगा dy अपॉन dx। सर ऊपर dy आया क्योंकि संकेत y था, कोई बात नहीं सर। सर अपॉन में dx क्यों आया, क्योंकि वह बहुपद x का जो बहुपद होगा वो बहुपद में अचल पद x होगा। अगर उस बहुपद के अंदर t होता है तब जहां x है वहां हो जाएगा आपका t। पर 90 क्या 100% है कि वहां बहुपद में आपको x आएगा। दिया गया संकेत यह ऊपर होता है और बहुपद में आने वाला अचल पद यह नीचे होता है। यदि संकेत जो है हमारा fx से होगा, अगर फलन का जो संकेत होगा किसका होगा, fx के द्वारा होगा, तब उसका प्रथम विकलन आएगा f डैश x। यहां पर एक सिंगल डैश का मतलब होता है प्रथम विकलन। अगर बहुपद fx के द्वारा दिया गया है तो प्रथम विकलन f डैश x होगा, और बहुपद अगर y के द्वारा दिया गया है तो प्रथम विकलन dy अपॉन dx होगा। तो स्टेप नंबर 2 था हमारा कि दिए गए फलन का हम क्या फाइंड करेंगे, प्रथम विकलन। आइए स्टेप नंबर 3 देखते हैं। स्टेप नंबर 3 लिखा हुआ है कि प्रथम विकलन का मान 0 ले लेंगे और अचल पद का मान जो उसके अंदर अचल पद दिया गया होगा मीन्स जो x होगा हम उसके मान को ज्ञात करेंगे, हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो गौर करेंगे, हम x का मान ज्ञात करना है, प्रथम विकलन को 0 लेना है, तो प्रथम विकलन हमारा dy अपॉन dx भी हो सकता है, dy अपॉन dx भी हो सकता है, और हमारा प्रथम विकलन f डैश x हो सकता है। और दोनों का हमें वैल्यू क्या लेना है, मान क्या लेना है, 0। जब भी किसी बहुपद का आप मान 0 लेते हैं और उसका विस्तार करते हैं तो आपको x का मान मिल जाता है। विस्तार 2 प्रकार से किया जाता है। अगर बहुपद के अंदर 3 पद हो तब वहाँ गुणनखंड किया जाता है, और जब बहुपद में 2 पद हो तब किसी भी एक पद को इक्वल के विरुद्ध साइड अपोजिट साइड ले जाकर हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो जब हम सॉल्यूशन करेंगे तब विस्तार से बताएंगे। तो स्टेप नंबर 3 है हमारा कि प्रथम विकलन का मान 0 लेकर हम x का मान ज्ञात करेंगे। स्टेप नंबर 4,
स्टेप नंबर 4 कहता है कि प्रथम विकलन से हम द्वितीय विकलन फाइंड करेंगे। प्रथम विकलन से हम क्या फाइंड करेंगे? द्वितीय विकलन फाइंड करेंगे। और यहाँ पर द्वितीय विकलन कैसे बनाया जाएगा, मैं इसके बारे में आपको छोटा सा संकेत दिखा रहा हूँ। गौर कीजिएगा, हमारे पास जब फलन y का होगा, जब फलन y का होगा, तब मैंने बताया कि उसका प्रथम विकलन dy अपॉन dx होता है। और अब हमें प्रथम विकलन से द्वितीय विकलन निकालना है, तो प्रथम विकलन ही हमारा द्वितीय विकलन होता है। बस ऊपर फर्स्ट वाले में स्क्वायर आ जाएगा और नीचे सेकंड वाले में स्क्वायर आएगा। मतलब ऊपर d में स्क्वायर और नीचे x में स्क्वायर। केवल हम स्क्वायर लगा देंगे तो हमारा प्रथम विकलन से द्वितीय विकलन का स्क्वायर अर्थात संकेत बन जाता है। परंतु अगर हमारा फलन fx का हुआ, यह हमारा y का हो गया। अब हम बात कर रहे हैं fx का कि सर अगर बहुपद हमारा fx का हुआ तो क्या होगा? तो अगर हमारा संकेत बहुपद f का है तो प्रथम विकलन f डैश x होगा। और द्वितीय विकलन, प्रथम विकलन था तो 1 डैश, द्वितीय विकलन है तो कितना डैश आ जाएगा बेटा? 2 डैश। अगर fx का बहुपद है और हमें द्वितीय विकलन ज्ञात करना है तो द्वितीय विकलन का संकेत f डबल डैश x हो जाएगा। यह हमारा द्वितीय विकलन है। फिर से एक बार रिमाइंडर करते हैं। स्टेप नंबर 1 हमें फलन का बहुपद चाहिए, स्टेप नंबर 2 हमें प्रथम विकलन चाहिए, स्टेप नंबर 3 हमें प्रथम विकलन को 0 मानना है और अचल पद अर्थात x का मान ज्ञात करना है, स्टेप नंबर 4 हमें प्रथम विकलन से द्वितीय विकलन ज्ञात करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। 4 स्टेपों के बाद अब हम बात कर रहे हैं 5वें स्टेप की। 5वां स्टेप यह एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड चेकर अक्सर 5वें स्टेप को बहुत ही ध्यान से देखते हैं। एक और करते हैं, क्या कहते हैं 5वां स्टेप? जो आपने द्वितीय विकलन ज्ञात किया था चौथे स्टेप के अंदर, तो उस द्वितीय विकलन में आपको प्राप्त x का मान रख देना है। आपने स्टेप नंबर 3 के अंदर x का मान ज्ञात किया था, स्टेप नंबर 4 के अंदर द्वितीय विकलन ज्ञात किया था। अब स्टेप में 5 में क्या करना है? तो चौथे स्टेप के द्वितीय विकलन में आपको तीसरे स्टेप का x का मान रख देना है। x का मान आपके पास 1 भी हो सकता है, x का मान आपके पास 2 भी हो सकता है, पर जब टॉपिक फलन की होगी तब आपके पास x का मान 100% 2 होगा। ओके, आप उस x के दोनों मानों को बैक टू बैक द्वितीय विकलन में रखोगे। अगर द्वितीय विकलन का मान, आपने x का मान रखा द्वितीय विकलन में और द्वितीय विकलन का मान किस में आ जाएगा? ऋण में, अर्थात 0 से कम, अर्थात 0 से कम। तो अगर द्वितीय विकलन 0 से कम हो जाएगा तो कहा जाता है कि उस x से हमें फलन का महत्तम मूल्य मिलेगा। मतलब उस x को जब मैं फलन में रखूंगा तो फलन का महत्तम मूल्य मिलेगा। और यदि हमने x का मान द्वितीय विकलन में रखा और द्वितीय विकलन का जो मान है वो धन अर्थात प्लस में आएगा, तब कहा जाता है कि उस x को अगर मैं फलन में रख दूं तो मुझे फलन का न्यूनतम मान मिलेगा। अर्थात महत्तम और न्यूनतम मान मुझे फलन का चाहिए था, द्वितीय विकलन का नहीं चाहिए था। द्वितीय विकलन तो कल केवल हमें यह बताता है कि किस x से महत्तम मिलेगा और किस x से न्यूनतम मिलेगा। तो x का मान जब हम द्वितीय विकलन में रखते हैं और आंसर माइनस में आ जाए तो उस x से फलन का महत्तम मान मिलता है, और यदि द्वितीय विकलन प्लस में आ जाए तो उस x से हमें फलन का न्यूनतम मान मिलता है। फिर हम उन दोनों x'ों को फलन में रख देंगे तो हमें फलन का महत्तम और न्यूनतम मूल्य मिल जाएगा और हमारा स्टेप नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा, जिसे हमें 4 मार्क्स की प्राप्ति होगी। गौर कीजिएगा, यह फलन के स्टेप थे 6, फलन के स्टेप थे। अभी भी हमारे 3 स्टेप, 3 टॉपिक अलग अलग बाकी हैं, खर्च, आमदनी और लाभ। पर बताना चाहूँगा कि जिन बच्चों को केवल फलन के टॉपिक आ जाएंगे वो बाकी के 3 टॉपिक आराम से कर लेंगे। थोड़ा गौर करते हैं कैसे कर लेंगे। तो ये स्टेप पूरे वैसे के वैसे रहेंगे जो मैंने आपको बताए हैं। स्टेप के अंदर कोई चेंजिंग नहीं है, स्टेप के अंदर कोई चेंजिंग नहीं है। करना क्या है कि खर्च का फलन जहाँ संकेत सी होगा तो वैसे ही करना है। फलन का संकेत सी है तो स्टेप नंबर 1 सवाल के अंदर खर्च का फलन होना चाहिए। स्टेप नंबर 2 हम खर्च का प्रथम विकलन ज्ञात करेंगे और यहाँ पर संकेत सी है तो यहाँ पर प्रथम विकलन हो जाएगा dc अपॉन dx। केवल और केवल संकेत में बदलाव होगा, स्टेप में बदलाव नहीं होगा। अगर सवाल आमदनी का होगा, आर का होगा, तो प्रथम विकलन dr अपॉन
dx हो जाएगा। अगर टॉपिक लाभ का होगा, P का होगा, तो प्रथम विकलन dp अपॉन dx हो जाएगा। तो केवल और केवल संकेत का चेंजिंग है, स्टेप की कोई चेंजिंग नहीं है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको बाकी के 3 टॉपिक की ट्राई करनी है और टेंशन नहीं लेना है। हम अगले वीडियो के अंदर खर्च, आमदनी और लाभ, हम तीनों की बात करेंगे और बहुत जल्द हम चारों के चारों टॉपिक के एक एक सवालों का सलूशन मिलाएंगे, जिसके द्वारा आपके ये 4 मार्क्स आपको प्राप्त हो जाए। आज की वीडियो में इतना ही। शुभ कार्य। नमस्कार।